नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा लोकप्रिय न्यूज चैनल जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल। आज हम फिर एक विषय पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमरुल हुदा साहब हैं जो तमाम संगठनों में है, भी उनका विस्तृत परिचय भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्लियर कर दें कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, यूं कहें चर्चा करने वाले हैं। और ये विषय कितना गंभीर है। सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों पर मुकदमे लिख जाते हैं। हालिया एक मामला हुआ जहां पर एक पत्रकार साथी पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ईश्वरी भगवान का अवतार बताते हुए हजरतगंज में यह मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित पत्रकार एक महिला ममता त्रिपाठी और पीड़ित पत्रकार अभिषेक उपाध्याय इस मामले को लेकर मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 4 अक्टूबर को इस पर बड़ा फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के मुताबिक सभी को अपनी बात को रखने का अधिकार, यानी कि यूं कहें ये एक मौलिक अधिकार। और पत्रकार किसी की आलोचना कब करता है, क्यों करता है। हम अगर नहीं लिखेंगे कि सरकार शिक्षा विभाग में ये लापरवाही हो रही है, शिक्षा मंत्री फलाने हैं, इसमें सुधार किया जाए, तो क्या ये आलोचना बुरी लगनी चाहिए। खैर लग भी रही है। खैर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे साथी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार संघ राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट के संस्थापक हैं, उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और टीवी डिबेट चैनलों में, दूरदर्शन जैसे संस्थानों में बैठकर तमाम मुद्दों पर बहस और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कमरुल हुदा साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि पत्रकारों पर हो रहे मुकदमे और उनको अपनी बात करने, यानी यूं कह सरकारों की आलोचना करने पर पत्रकारों पर जो मुकदमे लिख जाते हैं, भला हो सुप्रीम कोर्ट का, वरना आम लोगों का अधिकार कहाँ क्या जाए। चलिए बातों का सिलसिला। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जो आपने हमको इस लायक समझ करके अपनी जो है चैनल में हमको इनवाइट किया। जी सर, बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, अभी डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि पत्रकार जब कोई चीज लिखता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आज हमारा आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी खबर को प्रकाशित करते हैं जी, तो सरकार की अगर आलोचना हम कर रहे हैं तो किस लिए किया जाता है। मान लीजिए आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, तमाम बार सरकार विभाग प्रशासन के विरोध में लिखते हैं, तो क्या कोई निजी दुश्मनी होती है या सुधार के लिए लिखा जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पत्रकार की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में, जिसको हम लोग जानते हैं 119(1)(a) के तहत हमारे सारे हिंदुस्तान के भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार होता है कि गलत को गलत कहें, ये हमारी स्वतंत्रता है जी। अब अगर गलत को गलत कहा जाता है और इसके ऊपर कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन करता है तो उसको तानाशाह के श्रेणी में रखा जाता है। अब रही बात ये कि जैसे आपने बताया कि अभी कुछ पत्रकार साथी ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया और उसके बाद में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ, जिसको आपराधिक केस में आया। जैसा कि बताना चाहूंगा कि 124(a) की जो धारा होती है ये राजद्रोह के उसमें आती है जी। और 1870 में मैकाले नाम का एक राजनेता था जिसने इसको लागू किया था, बरतानिया गवर्नमेंट का। बरतानिया, ठीक है सर। अब बरतानिया गवर्नमेंट को गए तकरीबन नियर अबाउट अगर मान लिया जाए तो इस वक्त हम लोग स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं वो 75 साल हो गए जी। लेकिन ये भी एक विडंबना है हमारे देश की कि आज तक के जो कानून चल रहा है, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में या आईपीसी या सीआरपीसी की बात कर लें, तो जो चल रहा है वो गवर्नमेंट जो चला रही है वो बरतानिया गवर्नमेंट के ही हुकूमत से हुकूमत कर रही है। जैसे भी सब चेंज कर लेकिन अभी जो है हमारे आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने मिल करके इस धारा को चेंज किया है 2023 में, जिसको BNSS के नाम से, BNS के नाम से जाना जाता है। और इस टाइप करके 3 धाराओं में 2023 में चेंज कर दिया है जी। और ये बहुत अच्छी जो है पहल है, सोच है सरकार की, इसके लिए हम लोग सहमत हैं। लेकिन यदि सही बात कहने वाले जी
कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर बदले की भावना से कोई मुकदमा लिखता है, तो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी राजनेता का दबाव हो या सरकार इसके ऊपर एक्शन ना लेती हो, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का जो मेन फिर पावर होगा वो न्यायपालिका होगा, चाहे वो हमारा हाई कोर्ट हो या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो। जैसा कि अभी जो 2 पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखवाया गया, अब उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार एक नजरियात पेश किया जी, नजरियात पेश किया। नजरियात पेश करना कोई गुनाह नहीं है। अब उस नजरियात को लेकर के कोई अपनी सिंपैथी या वाहवाही हासिल करने के लिए, सरकार के नजदीक जाने के लिए कोई चापलूसी करके और पुलिस को अपने घेरे में ले करके और जा करके मुकदमा लिखवा दिया, कोई बात नहीं जी। जब आदमी सच बात कहेगा तो वो क्रांतिकारी नेचर का होता है, और क्रांतिकारी चाहे बरतानिया गवर्नमेंट के समय के रहे हों चाहे आज का समय हो, कभी डरते नहीं। क्रांतिकारी सच और हक के ऊपर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। सरकार जब बनती है और जर्नलिस्ट और सरकार की अगर बात करें तो जर्नलिस्ट का मौलिक अधिकार है कि सरकार के क्रियाकलापों का विश्लेषण करे साक्ष्य के आधार के ऊपर जी, और साक्ष्य के आधार के ऊपर जब विश्लेषण करे तो अपनी प्रक्रिया रखे कि सरकार क्या चाह रही है, समाज क्या चाह रहा है, इन दोनों में समन्वय कैसे बने। क्योंकि जर्नलिस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट क्या कही जाए, एक सोच है जर्नलिज्म जी, कि पत्रकारिता एक ऐसा विभाग है जिसमें आदमी अपनी कलम का जब सही इस्तेमाल करता है तो समाज की गिरती हुई मूल्यों को उभारता है। उसकी कलम में एक ऐसी आईना बनाने की कोशिश वो करता है कि हमारे कलम के माध्यम से सरकार में अगर कोई ऐसी नीति हो जो देश के लिए, समाज के लिए कंफर्टेबल ना हो, तो हम आईना करके सामने लाएं और उसमें सुधार पैदा कराएं, ताकि देश की जनता और देश में कोई डिस्प्यूट ना पैदा होने पाए। ये माने ना कंवर साहब कि सरकार को हमारी बात या कोई खबर अगर हमारा लेख है तो सुधार के लिए है ना कि कोई जी हाँ, सरकार चाहती खुद है। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर के पुलिस महानिदेशक ओपी शर्मा साहब से मुलाकात किया था, ओपी सिंह साहब से जी। जब आज के 5-6 साल 10 साल पहले जो भी इस टाइम रहे हो, तो ओपी सिंह साहब ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, पत्रकारों का शोषण तो कोई नहीं कर सकता। अब रही उत्पीड़न की बात, यदि पत्रकार सही कलम चलाता है और उसका उत्पीड़न कहीं हो रहा है जी, तो वो अपने कलम का सही इस्तेमाल करे। इवन क्यों मैं ही ना हूं, हमारे खिलाफ भी लिखे, हमको सुधारने का आश्वासन दे और कलम के माध्यम से एक रास्ता बताए, क्योंकि इंसानी गलती किसी से भी हो सकती है। यदि कलम के माध्यम से हम तक कोई चीज आती है तो हम लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हम उसके ऊपर विचार करेंगे कि सुधार कैसे पैदा किया। अच्छा कंवर साहब, क्या कारण रहा कि शुरुआत कैसे हुई, मतलब जब पत्रकारिता आप ज्वाइन किए तो कैसे आए, तो क्या सोची कि देखिए पत्रकारिता की जो सोच होती है, जैसे आपको मैं बताऊं कि राजनेता पॉलिटिशियन की सोच और जर्नलिज्म की सोच जो होती है ये बाय बर्थ होती है, ये एजुकेशन पे नहीं है जी, ये गॉड गिफ्टेड होती है। ये अंदर बचपन से ही पैदा हो जाती है कि हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, जिंदगी मौत एक है, ईश्वर सबका मालिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या मिडिल हो, या हायर हो, या लोअर हो जी। ये चीज किसी पे थोपी नहीं जाती है, ये बाय बर्थ होती है। सेम जब हमारा बचपना था तो उसी दरमियान जब कोई किसी को मार देता था एक थप्पड़, तो हम उसको पकड़ लेते थे और जरूर रीजन पूछते थे कि बेटा तुमने इसको क्यों मारा। तो ये हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया था, ये अपने आप जनरेट हो जाता। तो ये चीज होती है सोच, गलत को गलत कहो और सच को सच कहो। और जस्टिफिकेशन करने के लिए अगर हाथ में ताकत है तो हाथ पकड़ के रोक दो कि बेटा ये गलत है, ये भी नहीं कह सकते हो। वो अगर हमको मारेगा,
हम जीत नहीं पाएंगे तो हम जुबान से कह दें बेटा ये गलत है, इसको मत करो, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो इतना कह दें हे ईश्वर, इसको जो है जो है शक्ति दो, इसको जो है अकल दो कि ताकि ये जुल्म ना करे। ये बाई बर्थ होता है। और देश को ये और देश के संविधान के लिए देश को कैसे चलाया जाए, कैसे अच्छी चीज प्रोवाइड कराई जाए, ये राजनेताओं के अंदर जो बात आती है ये भी बाई बर्थ आती है। अच्छा, इसका कोई शास्त्र नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से शिक्षा दीक्षा आपकी हुई और कहाँ के प्रॉपर, लखनऊ के ही हैं या कहीं बाहर? जी, अगर मैं बात करूं अपनी जो है पैतृक जो है वो स्थान की, तो हमारा जो है एक जगह पड़ता है फैजाबाद के आगे मनकापुर जी, वहां से हम बिलोंग करते हैं। और हमारी एजुकेशन जो है इंटर तक की हुई है, वो हुई है इंटर कॉलेज मनकापुर में हुई है। और इसके बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से यानी इग्नू से मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। मास कम्युनिकेशन के बाद में हम अपना डिबेट दूरदर्शन भी शुरू किए। इंटर जब पास हुए हैं जी, घर वाले कभी कहे नहीं कि नौकरी वोकरी कर लो, इसमें क्या? नौकरी का ऑप्शन आया। हाँ। लेकिन इसके बाद में फिर हम क्या कहते इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से डिप्लोमा भी किए। और डिप्लोमा करने के बाद में अपने को रोजी रोटी के लिए इसमें इन्वॉल्व किया। कमाया भी ऊपर वाले का क्रम रहा कि हमको जो है ऊपर वाले ने दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं और अपना जो है सिस्टम चलता रहा। बाद में फिर जो अपने अंदर प्रतिभा थी पत्रकारिता वाली, सच को सच और जो पत्रकारिता करने का जैसे मूड बना या मन बना, जी जी, कोई एक वजह आई हो? जी हाँ, पॉइंट रहा। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम समाज में जैसे उठे तो तमाम टाइप करके प्रतिबंधे लगी और हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ। सबसे पहले जर्नलिज्म में आने का जो मेरा जो है मकसद हुआ, ये हुआ कि पत्रकारिता में तो सच को सच और गलत को गलत कहने का तो टैलेंट मेरे अंदर था ही थे, वो तो मैं करता ही था। लेकिन जो मेन ये हुआ कि आखिर जब मैं किसी डिपार्टमेंट में जाता था दौड़ते दौड़ते हमारे हाल खराब हो जाते जी। हर डिपार्ट के आदमी ये अभी नहीं होगा, ये कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, कल आना परसों आना, ये अभी टोटी हो टोटी, और पान खा करके बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, मेज के ऊपर जो है पैर रखे हुए हैं और सरकार के जो सिस्टम है उसको धज्जियां उड़ाते रहते हैं डिपार्टमेंट के आदमी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या जिले एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर लें या कोई भी डिपार्टमेंट की बात कर ले। लापरवाही इतनी होती थी तो मेरे दिल में आता था कि ऊपर वाला मेरे हाथ में कोई ऐसी ताकत दे दे कि मैं इनके खिलाफ लिखूं और इसमें सुधार पैदा कराऊं, ताकि समाज के लिए जिस चेयर पे बिठाए गए हैं सरकार ने जैसे इनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का ये निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके। इसको मैं क्या करूं, कैसे उजागर करूं? तो खैर मेरे दिमाग में आता है कि पत्रकारिता कर ले, क्योंकि बाकी किसी चीज में ये चीज नहीं हो सकता था। फिर मैंने कलम उठाया और कलम उठा करके मैंने तो पहले पेपरों में लिखा, कई पेपरों में लिखा और हमारे आर्टिकल छपे। उसके बाद में फिर मैंने क्या काम किया कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दूरदर्शन में जैसे बैठ करके डिबेट किया और हिम्मत बढ़ने लगी। फिर मैंने अपना पेपर निकाला। आज मेरा पेपर जो है भारत सरकार से मान्यता हो चुका है, रिकॉग्नाइज पेपर हो चुका है। और हम किसी पेपर में इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि ज्वलनशील जो मुद्दा लिखते थे तो हमारे ज्वलनशील मुद्दे को छापा इसलिए नहीं आता था क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि हर डिपार्ट में डिस्टर्बेंस है, हर डिपार्ट में भ्रष्टाचार है। ऐसे पत्रकारिता जगत में हो गया था कि अच्छी खबरें लाके आते थे तो डर के मारे एडिटर लिखता नहीं था, उसको काट पीट कर दे, छाट दे। तो हमने कहा हटाओ कोई बात नहीं, मैं अब किसी पेपर में लिखूंगा, मैं इंडिविजुअल अपना पेपर बनाऊंगा। और मैंने इंफॉर्मेशन से मंगवाया, जिलाधिकारी महोदय ने हमारे पेपर को मंगवा करके दिया तो उस पेपर को मैंने चलाया और अच्छा अब हम अपनी मर्जी से जो सच होता है साच के बेस के ऊपर खबर लगाते हैं, ये उम्मीद के साथ कि समाज में एक एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार होगा, एक जनता का सुधार होगा। अमर साहब, ये इतनी सारी चीजें जैसे करते रहे तो कभी खबर लिखी, जैसे आप बता रहे हैं ज्वलनशील मुद्दे होते थे जी, तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई खबर लिख दी, प्रशासन का दबाव या किसी का दबाव या कोई मुकदमेबाजी जैसे इस तरह की चीजें हुई? बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमने मुकदमा लिखा और खबर लिखा और खबर लिखने के बाद में हमको धमकियां भी कई बार मिली। एक मेडिकल विभाग के बारे में मैंने खबर लिखी थी तो कई एडिशन जब मैंने लगाया उसमें कई करोड़ का घोटाला हुआ था और निर्माण निगम का मामला था वो। तो उस वक्त माया पत्रिका में मैं लिखता था तो माया पत्रिका में जब हमारी खबर छपी तो उसके लिए हमारे ऊपर फील्डिंग भी शुरू हुई जी। लेकिन हमको 2-3 महीने के लिए भूमिगत भी होना पड़ा और इसके बाद में फिर हमने अपनी कलम को और तेजी बढ़ा दिया। फिर उसमें सुधार हुआ इस डिपार्टमेंट में और मसला जो था वो बड़ा गंभीर था। एक आस्था प्लेस बनाया गया था
कुड़िया घाट का हमारे क्षेत्र में। तो कुड़िया घाट में ये कहा गया था मकराना पत्थर लगाया जाएगा, लेकिन मकराना पत्थर न लगा करके उसमें लाल पत्थर लगा दिया गया, और लाल पत्थर लगा करके करोड़ों रुपए का जो है सरकार ने उसका कोटेशन पास कर दिया। और पास करने के बाद में जब ये खबर हम तक आई तो मैंने अपने कलम के माध्यम से माया पत्रिका से उसको उजागर किया, और उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री करप्शन के लिए लिखा था। हाँ, अपने जो है प्रधानमंत्री को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखा, हाई कोर्ट को लिखा, जिला अधिकारी को लिखा, एसएसपी को लिखा, लेकिन कहीं से कोई खास फीडबैक मुझको नहीं मिल पाया। लेकिन ऊपर वाले का हमारे ऊपर हाथ रहा, उसकी जो है जाति से उसने हमको प्रोटेक्शन दिया और हम लोग सेफ रहे। अब इसके साथ साथ फिर मैंने एक खबर लिखी थी मेडिकल विभाग की, जो कि उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल विभागों में उसका घपला हुआ। मेरे पास साक्ष्य थे, कुछ लोगों ने साथ दिया, उसके ऊपर मैंने खबर लगाई। खबर लगाने के बाद में उसमें भी बहुत बड़ा जो है बवाला हुआ, लेकिन उसके ऊपर तो हमारे ऊपर जो है मानहानि का 10 लाख रुपए का जो है मानहानि का नोटिस भी आया। फिर मैंने नोटिस का जवाब दिया और ये लिखा अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कि यदि आपको साक्ष्य चाहिए तो आप न्यायपालिका आइए, मैं आपको साक्ष्य वहां देने को तैयार हूं। जब न्यायपालिका जुडिशियल का नाम लिया तब वो लोग पीछे हटे। तो इस टाइप करके जो आदमी सही जो है काम करेगा और सही कलम चलाएगा तो दुश्वारियां समाज में आएंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात करें तो 100% कोई डिपार्टमेंट सच और सही नहीं है। कहीं ना कहीं फॉल्ट हर डिपार्टमेंट में है। जो मैकेनिज्म से रिश्ता रख करके भौतिकता का रिश्ता रखते हुए वो लोग अपनी कर्तव्य को भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है और इस चेयर पे हम किसके लिए बिठाए गए हैं। अच्छा सर, आज की पत्रकारिता जो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जी, मतलब आधुनिक पत्रकारिता हो गई। पहले के समय में तो बड़ी दिक्कतें होती थी, कहाँ से फुटेज लाना है, कहाँ से विजुअल लाना, अब तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, या एक व्यक्ति ने ले लिया तो तमाम लोगों का काम चल गया। लिखने की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर। तो आज की जो पत्रकारिता है आधुनिक दौर की, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आज? देखिए, आज की आधुनिक पत्रकारिता में लिटरेसी कंपलसरी हो गई है। और आधुनिक पत्रकारिता जब हम लोग मास कम्युनिकेशन कर रहे थे तो इसमें बताया गया था कि पत्रकारिता के जो टाइप्स हैं, उस टाइप के जो हम लोग प्राचीन काल की पत्रकारिता हुआ करती थी उसमें नो डाउट बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन फिर भी जैसे कि अब आप हम लोग बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने भी जर्नलिज्म किया है जी। और बरतानिया गवर्नमेंट में जब वो क्रूर शासक हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला करते थे तो लोग क्या करते थे कि अपनी कलम से कागज के टुकड़े को ऊपर लिख करके लोगों को मोटिवेट कर देते थे कि आज हम लोग को यहाँ पे इकट्ठा होना है इसके खिलाफ, क्रूर शासक के खिलाफ। तो वो भी एक पत्रकारिता का पद्धति था कि हमारी कम्युनिकेशन बाय पेपर या बाय कलम एक दूसरे को हो जाता था कि भीड़ भी लगने पाए और हमारे एम को हमारे हिंदुस्तान की जनता जान भी जाए, ताकि इस विद्रोही और क्या कहते हैं क्रूर शासक बरतानिया के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ सके। तो नो डाउट पत्रकारिता की बहुत और पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है समाज के सुधार में और देश की अखंडता में। यदि पत्रकार का दमन ऐसे होता रहा तो नो डाउट हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सब चरमरा जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि पत्रकारों को सुविधा दें और उनकी जो कलम से लिखी गई बात है उस चीज को समझने की कोशिश करें कि किस चीज के लिए लिखा गया है, उसके भाव और सारांश को समझें, ना कि कोई आध्यात्मिक नेचर लगा के भावनात्मक मुद्दा बना करके और उसको उलझा दे। हमारे टिप्पणी को जो मैंने लिखा है उसको डीपली सुनिए, क्योंकि हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नजर दोनों पहलू पे डालना चाहिए कि एक राइटर का लिखने का मतलब क्या है, क्यों लिख रहा है, इसके ऊपर एक बुद्धिजीवी लोग को सोचना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसको मान लिया जाएगा कि वो अपनी क्या नाम है, इसको क्या कहा जाए, एक लगाव एक विशेष व्यक्ति से बढ़ा रहा है उस मुद्दे को उछाल करके। तो यहां पे देश किसी लगाव से नहीं चलेगा। देश जो चलता है, देश में एकता और भाईचारा जो कायम होती है, बढ़ती है, वो बुद्धिजीवियों से बढ़ती है, सोच समझ वालों से बढ़ती है। अब मामला यहां पे आता है कि तादाद इस वक्त अगर देखी जाए, जैसा मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक के, चापलूसी जो करने वाला है जो भी हो, वो डिपार्टमेंट का एक नंबर का आदमी माना जाता है या समाज का एक नंबर का आदमी माना जाता है। अब अगर सच पे जो बोल देता है
उसके लिए समाज दुश्मन, उसके लिए शासन दुश्मन, उसके लिए प्रशासन दुश्मन। लेकिन इसके बावजूद हमारी न्यायपालिका एक ऐसी पालिका है कि जो कहीं से भी हम डिफीट खा जाते हैं, सारे हमारे दुश्मन बन जाएं, लेकिन न्यायपालिका हमारी एक ऐसी है जहां पे हमारा 100% आस्था है कि हम न्यायपालिका में जाएंगे तो वो अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए जो हमने लिखा उसके ऊपर जरूर फोकस डालेगी और हमको न्याय मिलेगा। इसीलिए हम जब कहीं से डिफीट खाते हैं तो हम न्यायपालिका का शरण लेते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, हमारे लिखने का भाव ये है और सर आप समझने की कोशिश करें इसमें मैंने गलती कहां किया है कि जो मैं गंभीर धाराओं का अपराधी बन चुका हूं सरकार के नजर में या एडमिनिस्ट्रेशन के नजर में। ठीक है सर, और भी बात करते हैं हम आपसे। देखिए, तमाम बार ऐसा होता है कि हम जो फील्ड पर निकलते हैं, कोई भी पत्रकार फील्ड पर निकलता है तो बड़ी उलझने, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तमाम बार बाइट लेने के लिए हम दौड़ते हैं, तमाम बार खबर लिखने के बाद हम उसके तथ्य को खंगालते हैं कि क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। लेकिन जब हम किसी करप्शन के बारे में लिखते हैं तो किस किस तरह की दिक्कतें होती है कमरुल साहब हमें बता ही रहे हैं। उसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि इन्होंने एक संगठन बनाया है, पत्रकार संघ, राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। अच्छा, इसको बनाने की क्या वजह हुई? मतलब पत्रकारिता तो कर ही रहते, फिर नेता क्यों बनना है? नहीं, नेता नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी कि जिस प्लेटफॉर्म की, अब जैसे कि आपको बात बताऊं कि इस वक्त जी सिंगुलर की अगर बात कर लें तो आदमी तनहा होता है, लेकिन जब एक आवाज को 100 आदमी या 10 आदमी कहते हैं तो अधिकारी उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है, उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए ये 2003 से पत्रकार संघ राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार और समाज के वेलफेयर पे काम कर रहा है, जो हमारा जनता और जर्नलिस्ट का संयुक्त मंच है। कब बनाया सर? ये 2003 से चल रहा है। मतलब उस समय भी कोई ऐसी जी घटना हुई थी क्या कोई अब कि जिस वजह से संगठन बनाने का? जैसे पद्मश्री जर्नलिस्ट इशरत अली सिद्दीकी साहब हुआ करते थे जी, पी कुमार जी हुआ करते थे, हुसैन अमीन साहब हुआ करते थे। ये जर्नलिस्ट नेशनल हेराल्ड के चीफ एडिटर के पद पे काम किए जी। इनके जमाने पे भी एक बार का सेमिनार हमारा हुआ संगठन का, तो इशरत अली सिद्दीकी साहब ने मंच के ऊपर ही कहा कि पत्रकार जब निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेगा और निडरता से कलम चलाएगा तो चाहे सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या समाज के गुंडों की तरफ से उसको धमकियां जरूर मिलेंगी। तो ये आज से नहीं, ये आदिकाल से चला आया हुआ है कि जैसे कहा गया है कि सर जब मतलब कहीं ना कहीं अकेला होता है पत्रकार, या मान लीजिए एक पत्रकार ने खबर लिखी, उसको इस तरह की धमकियां मिलने लगी जी, तो सिंगल होता है। हाँ, तो जब कहीं जाता है उसकी सुनी नहीं जाती। तो इसके लिए सब लोगों ने कहा कि ऐसा संगठन बनाओ, क्योंकि संगठित का पावर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पावर होता है। संघे शक्ति कहावत जी, संघे शक्ति। अब जैसे कि कोई भी पार्टी हमारी है हिंदुस्तान की, अगर हमारे महात्मा जी ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक अहिंसा तरीके से, कि अहिंसा की तरीके से इसको आजाद कराना है, हिंसा नहीं करना है, तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन मेंटेन किया और एक लाठी, एक घड़ी और एक चश्मा लेकर और धोती लेकर के हिंदुस्तानी लिबास पहना, ताकि हमारा रिलेशन भारतीय में मिल जाए। अगर हम पैंट शर्ट पहनेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये जो है बरतानिया गवर्नमेंट का आदमी, इसलिए उन्होंने पैंट शर्ट को जला। पत्रकारिता के साथ साथ वो भी एक सामाजिक आदमी है जी। समाज में अगर रहना है तो तमाम टाइप करके परेशानियों का सामना उसको झेलना पड़ता है, लेकिन ये तो नेचुरल है, ये तो हर आदमी के साथ आएगा। कहा गया है पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होता बलिमान। तो समय सबके ऊपर बलिमान होता है। समय आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, और हर आदमी समय के घेरे में आता है। तो वो तो कॉमन चीज हो गई, लेकिन जो अहम प्रॉब्लम आती है, जो जान को जोखिम में डाल करके अपनी कलम को निडरता और निष्पक्षता के साथ चलाता है, वो अपने लिए नहीं चलाता है, वो देश के लिए चलाता है, जनता के लिए चलाता है। और रही बात ये कार्यपालिका हो या विधायिका हो या हमारा मीडिया डिपार्टमेंट हो, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो देश को चलाने के एक पार्ट है। देश के जनता को सहूलियत, उनकी मूलभूत सुविधाओं को समझने और देने का एक पार्ट है।
तो इनमें समन्वय कायम कराने के लिए जो जाबाज पत्रकार होता है, अपना कलम का सही इस्तेमाल करता है कि सरकार की ये नीति देश के लिए सफिशिएंट है, जनता के लिए सफिशिएंट है, और उसको लेकर के जब वो कलम चलाती है, एक जर्नलिस्ट का कलम चलता है, तो वो जो समस्या पैदा होती है वो अपने लिए अगर करता समस्या पैदा हो जाती है तो माना जाता कि अपने स्वार्थ के लिए रहे। लेकिन अब जो समस्या पैदा होती है देश हित के कार्य करने में, जनता हित के कार्य करने में, तो जो समस्या पैदा होती है ये एक विडंबना है। ये जो कि होना, एक समझ लीजिए कि या तो हिटलर शाही का शिकार बन जाता है पत्रकार, और या तो उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार तुम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता छोड़ दो, डिप्लोमेसी पत्रकारिता करो, जैसे आजकल का जो है ना हो रहा है। आजकल का देखा जाए तो नो डाउट हर आदमी के अंदर अगर देखी जाए तो सच और हक कहने की मादा है, लेकिन जो अत्याधिक तरीके से भौतिकता से रिश्ता रख लिए हैं, वहां पे गड़बड़ियां पैदा करते हैं जो इस कलम को बेच देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये कलंक है पत्रकारिता के नाम के ऊपर, और अगर ये लोग रहेंगे जब तक, तब तक देश का हित होने वाला नहीं। अच्छा सर, तमाम बार ऐसा होता है कि खबर लिखी गई और एक पक्ष की सुनी गई, जो शिकायत करता है या हमारी नजर में पीड़ित है, मतलब एज अ पत्रकार आपकी नजर में पीड़ित है, उसने कोई खबर दी और कहा कि मेरी ये मतलब गुहार है, मैंने थाने पे शिकायत की है, मेरी सुनवाई नहीं हुई है, उस पर आप खबर चलाते हैं। किसकी? पीड़ित जी, थाने भी गया, आपके पास भी आया, लेकिन जिसपे आरोप लगे हैं वो आरोपी है। तो क्या इस तरह की खबर में दोनों पक्ष का हमें बयान देना जरूरी होता है? यस, यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता यही है कि जैसे अभी मैंने बताया, तो ये कहेगा ना कि आप तो दूसरे पक्ष से क्यों मिले? नहीं, अब ये आरोप भी तो लगते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि गलत को गलत और सही को सही, हाँ, तो एविडेंस के हिसाब से कहे और लिखे। सर अब रही बात ये, मान लीजिए सर खबर चल चुकी है एक पक्ष की ओर, जो पीड़ित आपके पास आता है, हाँ, आपके दफ्तर या आपके संस्थान या आपके जहां पर भी आप खबरों को लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो आप दूसरे पक्ष के पास जाएंगे? दूसरा पक्ष का अगर फोन आता है या वो कहता है कि आपने मेरी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो क्या आप उसके संस्थान जाते हो या अपने संस्थान पे बुला के उसका वर्जन या चीजें? देखिए ये सुविधा के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम जा करके उसका बयान ले लेते हैं। पत्रकार को कि वो हावी हो सकता है, झगड़ा कर सकता है या षड्यंत्र कर सकता है, तो नहीं, तो अब अगर झगड़ा तो आप तो लिख चुके हैं उसके खिलाफ, तो एक खबर आपकी जा चुकी है। अभी खबर हमें लिखने के पहले हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ता है, जो कि आजकल के बच्चे हैं नए, वो बेचारे जो है अभी या तो मास कम्युनिकेशन नहीं किए हैं या पत्रकारिता का करने का शौक है, सीखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि इसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बैलेंस मीन्स ये कि जैसे कि आपने या किसी ने, कोई पीड़ित आया मुझको खबर दिया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है, एफआईआर लिखने के बाद में एक ऑप्शन आता है कि चार्जशीट तब तक नहीं दाखिल कर लेंगे जब तक आप इसका इन्वेस्टिगेशन यानी इसका विवेचना नहीं कर लेंगे। साक्ष्य मिल जाने के बाद में आप चार्जशीट दाखिल करेंगे। यदि साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसके ऊपर आप एफआईआर लगा देंगे, फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे कि ये सूचना गलत था, इसने आवेश में आकर के मुकदमा दर्ज करा दिया। जी, तो ये तो खैर पुलिस में डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है। जी, हमारी प्रक्रिया क्या है कि हम खबर का खंडन करेंगे तो हम भी जो है कहीं ना कहीं पनिश के दायरे में आए, क्योंकि हमने गलत खबर चला दी। इसलिए हमारी दायित्व बनती है, पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम खबर लिखने के पहले जिसने खबर दिया है उससे कहें कि अपोजिट पार्टी का नंबर दे दो। अपोजिट पार्टी का नंबर लेकर के उसको मैं फोन करूं, फोन करके पूछूं कि इसकी सत्यता क्या है, और इसके बाद में अगर ये केस, वो क्या बोलेगा? वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी बोले, कुछ तो बोलेगा। अब हमें ये लिखना है कि हम, एक आदमी ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमको मारा, हमने मारने की खबर लिख दी, लेकिन जब दूसरे आदमी से मैंने पता किया तो उसने कहा इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है, मैंने नहीं मारा है। तो अब जो भी सच है, इसका सच और हक का फैसला कार्यपालिका न्यायपालिका करेगी।
बिल्कुल। 1.5 साल हो गया। हम तो एक आईना हम तो है एक समाज। दूसरे के आरोपों को दिखा सकते हैं, प्रशासन से पूछ सकते हैं। हम किसी के प्रतिद्वंद्विता में नहीं आना चाहते, ना हम प्रतिद्वंदी हैं। हाँ। हमें तो सच दिखाना है और ये लिखना है कि बेटा तुम लोग अगर इस टाइप के लड़ो झगड़ोगे तो समाज का एक जो इत्तेहाद है यानी एकता है ये खतरे में आ जाएगी और इसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन सर उस सूरत में क्या किया जाए, जैसे तमाम पत्रकार आजकल काम करते हैं, अब दोनों पक्षों का नहीं ले पाते हैं, खबर को प्रकाशित कर देते हैं, दूसरे पक्ष का फोन आता है या वो मिलने के लिए कहता है कि मुझे भी अपना बयान देना है, तो आप मेरे आवाज पे आ जाओ। तो उस सूरत में जब नहीं जाना चाहता वो पत्रकार और वो ऑफिस बुलाता हो और सामने वाला ना आए तो क्या किया जाए? ना कोई बात नहीं, वो लिखी मतलब हमने दूसरे पक्ष के जो पक्ष जानने की कोशिश किया, उन्होंने पक्ष बताने से इनकार किया। अब जो वो ये कहते हैं कि घर पे आके करो, ये क्या संभव है पत्रकार के लिए? ये देखिए ऐसा है आप आजकल हमारी जमाना ही खराब है। हाँ, जाए तो सही बात है, आपके ऊपर तमाम एलिगेशन लगा देगा जी। कि आप घर गए थे उससे ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उससे पैसे लेने गए थे, तमाम टाइप करके एलिगेशन लगेगा और उसके ऊपर पुलिस अमल कर लेगी फट से। तो कहीं ना जा करके अपने टेलीफोन, अब तो आधुनिक समय आ गया है, आप टेलीफोन कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, वो यस या नो कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा। बिल्कुल। जो बताता है वो खबर में लिख दीजिए और इसी में किसी का आप जो है पक्ष लेने की जरूरत नहीं होती। जर्नलिज्म में जर्नलिज्म तो निष्पक्षता का काम है ना, उसकी एक आवाज उठा करके जो बता दिया कि ये चीज हो गया है। तमाम बार पत्रकार जाता है फील्ड पे खबर को लिखने के लिए, मान लेते हैं एक पत्रकार पहुंचा जो स्वास्थ्य विभाग की खबरों को देखता है, वो जब एक अस्पताल पहुंचता है तो कहता है फायर नहीं है, ये नहीं होनी, क्यों नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है या इमरजेंसी लिखा है, इमरजेंसी की सुविधा नहीं है, सीएमओ क्या कर रहे हैं, सीएमओ से पूछता है, कार्रवाई हो जाती है, फिर तमाम आरोप अस्पताल की तरफ से लग जाते हैं क्योंकि वो वहां जाकर देख रहा है ना जी। जब देखेगा तो ही लिखेगा और देखना उसके लिए गलत है क्योंकि वो अंदर आ गया है। अब उस पर आरोप लग जाते हैं कि ये तो आया, इसने रंगदारी मांग ली। इस सूरत में तो ये तो होना नेचुरल है। हमने क्या बताया कि डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है, 100% नहीं लेकिन कुछ ना कुछ करप्शन है। तो करप्ट लोग अपने को बचाने के लिए इस टाइप करके वो जो निष्पक्ष जर्नलिज्म में पत्रकारिता करने गया उसको तो घेरेगा ही ताकि ये कलम रोक दे, और यही घेरने के साथ साथ में इसको ऑब्लाइज भी करेगा। कैसा है कि बेटा इतना पैसा ले लो, इसको पोस्टपोन कर दो। तो लेकिन चाहे वो घेरे, चाहे वो मुकदमा लिखवावे, चाहे वो पैसा दे, यदि अच्छा पत्रकार होगा और निष्पक्ष पत्रकार होगा और जर्नलिज्म की गरिमा को बनाने के लिए काम करेगा तो वो ना उसके टेरर से डरेगा, ना उसके मुकदमे से डरेगा। और रही बात ये अगर पैसे दे करके वो ऑब्लाइज करता है तो थूक देगा उसके पैसे को, कहता मेरा मिशन नहीं है, मैं सच्चा भारतीय हूं, एक निष्पक्ष पत्रकारिता और निडर के तरीके से करने वाला, कलम चलाने वाला पत्रकार हूं। इसको मैं जो है नहीं कंसीडर कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, आज इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए। राष्ट्र पत्रकार संघ, राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आप सफल संचालन कर रहे हैं, तमाम पत्रकारों की समस्याओं को सुनते हैं। आज के समय में आधुनिक दौर में युवा पत्रकार काम करने निकलते हैं और जब इस तरह की खबरों को पढ़ते हैं कि पत्रकार ने जब एक खबर लिखी तो मुकदमा हो गया, आपराधिक मुकदमे हो गए, या तमाम बार उस पर रंगदारी का मुकदमा प्रशासन द्वारा लिख दिया जाता है बिना जांच पड़ताल के, उन युवाओं के लिए और आज की पत्रकारिता के लिए क्या कुछ मैसेज और संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आज के पत्रकार बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता एक मिशन है। पत्रकारिता करने के लिए सिर्फ निष्पक्ष और ईमानदारी और निर्भीकता के साथ में कलम चलाएं, जो सच हो उसको लिखें। रही बात ये पैसे कमाने के लिए, तो जीने के लिए पैसे की तो आवश्यकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने पैसे पत्रकार बंधु को नहीं मिलते हैं कि उनका दिनचर्या मेंटेन हो सके, क्योंकि एक पत्रकार को मिनिमम अगर घर चलाना है तो 500 रुपया इस महंगाई के जमाने में पर डे का इन्वेस्टमेंट होता है जी। अब 500 रुपये की अगर मान लिए तो 30 दिन का अगर खर्चा चलाता ही, छोटे परिवार की बात कर रहा हूँ, तो 15,000 रुपया महीना हो गया। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम अगर करेगा तो 6-7-8 हजार रुपया उसको मिलता है, तेल ओल का मिल जाता है जी। अब रही बात यह है कि अब वो घर कैसे उसका चले, तो वहां पे क्या होता है कि पत्रकार बंधु कुछ भटकने लगते हैं। लेकिन मैं सब युवा पत्रकार साथियों से यही कहूंगा कि अच्छे पत्रकार बनो ताकि आपका नाम रोशन हो, ताकि आप पद्मश्री तक के जाओ। अब रही बात ये घर कैसे चले, पार्ट टाइम के ऊपर बहुत से बिजनेस हैं,
कोई शर्म की बात नहीं है, कारोबार कोई भी किया सकता है। टेक्निकल से लेकर अनटेक्निकल तक के बहुत से काम हैं जो कि ईमानदारी से किया जा सकता है, लेकिन कभी भी कलम को बेच करके, कलम को गिरवी रख करके पत्रकारिता जगत को धूमिल न करें और इस मिशन के जो आस्था है, तकवा है, इसको बरकरार रखें। यही मेरा कहना सारे पत्रकार बंधुओं से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ कमरुल हुदा साहब, जो पत्रकार संघ, जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और तमाम ऐसे पत्रकारों की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इनका भी कहना है कि आलोचना पर आखिर आपराधिक मुकदमा क्यों, और आखिर इतनी धमकियों भरा माहौल क्यों। एक खबर लिखने के लिए, खबर को दिखाने के लिए पत्रकार को किन किन समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये शायद आज के आधुनिक दौर में जो भी पत्रकार वरिष्ठ हैं या युवा हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी फील्ड पे निकलते हैं। दूसरी बात रही पैसे की बात, तो इसके लिए संस्थान एक आपको माध्यम देता है, विज्ञापन, प्रमोशनल इंटरव्यू, प्रचार प्रसार की खबरें, जिसको करके आप पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन कलम को गिरवी रख के नहीं, जैसे हमारे सर ने आपको बताया। उम्मीद है हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट और सेगमेंट आपको पसंद आ रहा हो। तो पत्रकारों पर हो रहे आपराधिक मुकदमे, पत्रकारों की समस्याओं, इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा थी। इस पर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।